नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के बारे में कुछ प्रश्न जो विगत वर्षों डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में आए हैं, जिसमें 5 वर्षों के प्रश्न हैं एवं टीईटी, सीटेट एवं सहायक अध्यापक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, वह कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है मूल्यांकन। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन किस पर निर्भर है? तो मूल्यांकन किस पर निर्भर है? मापन पर। फिर तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रैमर्स एवं गेज का। इसको फिर से एक बार देख लें। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रैमर्स एवं गेज का। अब अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की देन है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन कोठारी आयोग। यह एक शिक्षा समिति है जिसने यह कहा था कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की देन है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह कथन जो है किसका था? यह कथन था क्रॉनबेक का। यह कथन किसका था? क्रॉनबेक एक जो है शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने कहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, मापन होता है मात्रात्मक। मापन क्या होता है? मात्रात्मक, अर्थात इसमें मात्रा की बोध होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यापक मूल्यांकन। यह एक प्रकार का ऐसा मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन कि किस पक्ष से है? तो इसका जो है किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से। तो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है? वह होता है वार्षिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है? आप देखते हैं कि विज्ञान विषय, भूगोल विषय व कृषि में इसमें क्या होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन, अर्थात प्रयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। तो उत्तम परीक्षण की क्या विशेषता होती है? वैधता होता है, इसमें विश्वसनीयता होता है तथा वस्तुनिष्ठता होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन में। जो छात्रों का प्रारंभिक मूल्यांकन होता है वो किसमें होता है? रचनात्मक मूल्यांकन में।
छात्रों की रुचियों, संकेतों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, कौन सा कहलाता है? भावात्मक पक्ष। अगला है ब्लूप्रिंट का संबंध है, किससे है ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र के लिए होता है जो बनाया जाता है। फिर उसके बाद छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें छात्रों की त्रुटियों को दूर किया जाता है। फिर उसके बाद है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? यह कथन है रास का। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने। स्टीफन एम कोरे एक ऐसे शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है, क्या कहलाता है ये शोध? ये शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। फिर उसके बाद है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन उपरांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। इसको एक बार फिर से देख लें। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन शिक्षक अध्ययन के पश्चात कक्षा में करता है, ये किसने कहा था? ये रूसो ने कहा था। फिर उसके बाद है व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा? व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग से। तो संज्ञानात्मक किससे संबंधित है? ज्ञान, बोध और एवं अनुप्रयोग से। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या है? नित्य प्रति किया जाने वाला जो मूल्यांकन होता है उसको क्या बोलते हैं? सतत मूल्यांकन। फिर उसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, क्या किया जाता है? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। फिर उसके बाद भावात्मक पक्ष में आता है। भावात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? रुचि, संवेग, मनोवृत्ति, ये तीनों चीज़ों किस में आती हैं? भावात्मक पक्ष में। फिर उसके बाद है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, किसको है क्रियात्मक शोध करने का? तो क्रियात्मक शोध शिक्षा प्रधानाध्यापक, शिक्षा से जुड़े प्रधानाध्यापक, छात्र एवं ABSC तीनों प्रकार के लोग इस क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, कौन होता है? यह उत्पादक उपभोक्ता दोनों के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? शोधकर्ता। परिकल्पना क्या है? अगला प्रश्न है परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। इसको क्या बोलते हैं? परिकल्पना। फिर उसके बाद है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक थे। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? स्टीफन एम कोरे थे। इन्होंने क्रियात्मक शोध का प्रवर्तन किया था। अब अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब आरंभ हुआ था? 2009 में। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन। ये क्या कहलाता है? मापन। क्योंकि मापन मात्रात्मक में होता है इसलिए यहाँ पे 60 अंक क्या होगा? मापन होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई
कब हुई? 1956 में। फिर उसके बाद प्रोफेसर स्टेफन कोरी की पुस्तक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। इनकी पुस्तक कौन सी है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। ये निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कैसे होते हैं? उदाहरण से युक्त होते हैं। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? इसमें है रचना एवं प्रशासन की सुगमता, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में शामिल नहीं है। फिर उसके बाद समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये किसका स्लोगन है? ये है क्रियात्मक शोध का। क्रियात्मक शोध का स्लोगन क्या है? समस्या हमारी और हल भी हमारा। फिर उसके बाद अगला है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है? अधिगम अनुभव। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान। परिकल्पना क्या होती है? जो हम परिकल्पना करते हैं वो क्या होता है? समाधान का पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान जो समाधान का होता है उसी को क्या बोलते हैं? परिकल्पना। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से। मापन का जो जितने भी सिद्धांत हैं वो किससे संबंधित हैं? गणित से। अगला प्रश्न है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? एम.एस. स्टीवेंसन ने कहा था। तो इसका अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं बालक, विषय, वस्तु एवं समाज। अगला प्रश्न है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। कौन से कौशल विकसित होते हैं बालक में? ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। फिर अगला प्रश्न है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? विस्तार। तो फिर से इसको देख लें, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, वो कौन सा है? विस्तार। विस्तार जो बोध का अंग नहीं है। फिर अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है, हमारी समस्या और हल भी हमारा, ये इसका मूल मंत्र है। अगला है क्रियात्मक शोध की अवधि कितनी होती है? 10 से 15 दिन। क्रियात्मक शोध की अवधि कितनी होती है? 10 से 15 दिन। फिर उसके बाद प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित में अंतर क्या है? तो इसके अंतर देखिए, प्रतिमान संदर्भित में यह पता चलता है कि छात्रों ने पाठ्यवस्तु को कहाँ तक सीखा है, जबकि कसौटी संदर्भित में यह पता चलता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? तो किसका संबंध है? रुचियों का संबंध। फिर उसके बाद किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है। तो ये क्या चीज़ है? ये है विश्वसनीयता। ये क्या कहलाती है? विश्वसनीयता। अब अगला प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन का आशय है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। फिर उसके बाद है सतत
और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो इसमें कितनी क्रियाएं होती हैं? 4 क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। ये क्या है? ये है युग्म मूल्यांकन। युग्म मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग एवं तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे में अभी